जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है यूपी टीईटी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, अभी तक तैयारी नहीं किए हो और चाहते हो कि पहली बार में ही आपका एक सीट पक्का हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा साथियों। इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाने वाले हैं जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। एक एक प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। अगर इसका एग्जाम डेट की बात करें तो 2 से स्टार्ट होकर 4 जुलाई तक है। 2, 3, 4 जुलाई का इसका पेपर होने वाला है। अगर इसमें किसी भी डेट में आपका पेपर है तो इस वीडियो को आप रट डालो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। यह सीडीपी का प्रश्न है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह पेपर में सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है साथियों? आप बताओगे। विकास जो है लगातार होते रहता है। विकास जो रहता है एक वेग नहीं होता, वो धीरे धीरे लगातार होता है। जैसे मान लीजिए ट्रेन का पहिया देखेगा, एक वेग आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, वो धीरे धीरे सभी स्टेशन को पार करते जाएगा। उसी प्रकार से विकास कभी न समाप्त होने वाला प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो लगातार कौन सा होगा? निरंतरता का सिद्धांत। एक क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सही करोगे। आप याद रख सकते हो, अगर ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो ट्रेन का पहिया जो रहता है निरंतर चलते रहता है, या पानी का जो बहाव होता है वो निरंतर चलते रहता है। या इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले पांव पर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर खाना शुरू करता है। तो वह एक प्रकार का निरंतर प्रक्रिया है। उसी को यहाँ पर पूछा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो आप याद रखोगे निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ से और भी सवाल जो बनेंगे साथियों, वो मैं आपको करवा देता हूँ। आप याद रखना, हूबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। जैसे में एक सवाल बना था पिछली बार, जन्म से कब तक, जन्म से कब तक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जन्म से कब तक किस प्रक्रिया का सिद्धांत कार्य करता है? तो ये भी निरंतरता का सिद्धांत है। जन्म से कब तक, तो पहले जन्म लेगा, चलना सीखेगा, खाना सीखेगा, पूरा दुनिया को समझेगा। तो ये निरंतरता का सिद्धांत में लगातार एक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। सेकंड नंबर सवाल सीधे आपके पेपर में आता है जिन प्याजे से, ठीक है ना। जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ाई किए तो उनको मेरे सवालों का पता चला होगा कि हाँ सर यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे में जिन प्याजे से सवाल, तो मानिए कि एकदम फिक्स है, यहाँ से सवाल आपके बनेंगे। जिन प्याजे के अनुसार संगठनात्मक विकास का अंतिम अवस्था कौन सी है? आपको बताना है कि जिन प्याजे के अनुसार संगठनात्मक विकास की अंतिम अवस्था क्या है साथियों? बताओगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे साथियों? ये तो मैंने बता दिया कि जिन प्याजे के अनुसार संगठनात्मक विकास का अंतिम अवस्था ये होता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ से सवाल ये पूछता है, जैसे मान लो कि संवेदी गामक अवस्था का कार्यकाल क्या होता है, ऐसे करके भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आप याद रखोगे, एक एक करके हम बता देते हैं। संवेदी गामक अवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष आप याद रखोगे, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल होता है साथियों, याद रखोगे 2 से 7 साल, 2 से 7 साल आप याद रखोगे। मृत संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 से 11, 7 से 11, और लास्ट वाला आपका होता है पूरे 11 प्लस होता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपको समझ में नहीं आया फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। जैसे में सवाल आपके में बनता है साथियों, संवेदी गामक अवस्था का कार्यकाल क्या होता है, ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, या कितने वर्षों का होता है? तो आप बता सकते हो कि 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन में रहेगा 0 से 2 वर्ष, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करके आ जाना है, ठीक है। उसी प्रकार से पूछेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। उसी प्रकार से मृत संक्रियात्मक अवस्था, तो 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। अमृत औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस, ठीक है, याद रखना। देखिएगा, हम यहाँ पर ज्यादा आपको टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि इसमें हिंदी भी आपको करवाना है, ईवीएस भी करवाना है, और सीडीपी भी यहाँ पर तो आपका हो ही रहा है। यानी लगभग सभी से 30-30 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। आप टेंशन नहीं लो, पढ़ाई नहीं किए हो,
इस वीडियो को रट डालो। साथ में जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो तो, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम हम ऐसा प्रश्न देंगे कि एक एक प्रश्न आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया था, आपके पेपर में सवाल बनेगा। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, थॉर्नडाइक। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलना आपका 4 नंबर सवाल है साथियों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बिल्कुल सही करोगे, गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओ साथियों, यहीं से सवाल आपके पेपर में बनेंगे। आपको हिंदी भी करवाने वाले हैं और ये भी एस और साथ में मैथ भी करवाने वाले, आप टेंशन नहीं लीजिए। 5 नंबर आपका सवाल है, बायो गतिशी के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ अंतर क्रिया करके सीख जाते हैं, इसे क्या कहते हैं। मतलब बायोप्सी के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ अंतर क्रिया करके सीखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे साथियों, इसे सामाजिक अधिगम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इससे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा साथियों। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो, यह चैनल आपके लिए बेस्ट है। कम समय, मतलब आपके पास तो अब ज्यादा समय बचा नहीं, तो तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल देखना साथियों, कोलहबर्ग। कोलहबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है साथियों। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो फिर काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सवाल और जवाब से आप लोग संबंधित रखिए, ठीक है। कोलहबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, नैतिक विकास से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलहबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है, नैतिक विकास से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल यह हुबहू देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल देखना साथियों, आपके पेपर में आएगा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। आप बिल्कुल सही करोगे, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का किसने बढ़ावा दिया, आप बिल्कुल सही करोगे, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, पियाजे का। ये जीन पियाजे का कथन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे साथियों, ठीक है ना। जैसे पूछेगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है, तो जीन पियाजे का है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बिल्कुल सही करोगे, प्रभावी शिक्षक हुआ है जो डॉट डॉट डॉट। प्रभावी शिक्षक कौन है बताइए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने वाला, या अधिक अंक प्राप्त कराए ए, या छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करे। तो आप बताओ तो इसके हिसाब से कौन सा आपका सही होगा। तो आपको पता चला कक्षा में अनुशासन रखना ही प्रभावी शिक्षक का काम नहीं, अधिक अंक प्राप्त करना भी प्रभावी शिक्षक का काम नहीं, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना मेरे भाई, आपके ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला सवाल देखना, शैशवावस्था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा। आपके पेपर में सवाल डालेगा कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना साथियों, बिल्कुल आप सही करोगे, वैलेंटाइन ने, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, वैलेंटाइन ने माना था। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना था, वैलेंटाइन ने माना था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। मानसिक आयु, मेंटल एज
का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? बताओगे मासिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे बीनेस साइमन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही करना है। मासिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? बीनेस साइमन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। आपके पेपर में यहां से सवाल बनेगा कि मासिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? बीनेस साइमन ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 12 नंबर आपका सवाल है साथियों, सीखना क्या है? बताओगे सीखना क्या है? बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल है। व्यवहार में परिवर्तन करना या अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, अभ्यासों का परिणाम या उपयुक्त सभी। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? व्यवहारों में परिवर्तन, ये भी एक सीखने का परिवार है, ठीक है। अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सही है। अभ्यासों का परिणाम, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही करोगे मेरे भाई। आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि पढ़ने की क्षमता को क्या कहते हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। डिसलेक्सिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करोगे। डिसलेक्सिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बालक के विकास का क्षेत्र कौन सा? बालक के विकास का क्षेत्र कौन सा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ये हो जाएगा शारीरिक, मतलब शारीरिक भी क्षेत्र विकास के अंतर्गत आता है, मानसिक भी, संवेगात्मक भी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है साथियों, बालक के विकास का क्षेत्र कौन सा? शारीरिक विकास भी चाहिए, मानसिक विकास भी चाहिए, संवेगात्मक विकास भी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल देखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठालना डाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? आपके पेपर में सवाल बनाएगा साथियों, ठालने डाइक के सीखने का मुख्य नियम कितने हैं साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 3। मुख्य नियम कितने हैं? 3 आप बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, संपूर्ण स्थिति पर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, संपूर्ण स्थिति पर, ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है साथियों, चलो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का सूत्र क्या होता है? आईक्यू ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, एम बट्टा सी ए गुना 100। एम बट्टा सी ए गुना 100 बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ से जान सकते हो। द्रव्यमान मतलब आपका भार के हिसाब से यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है। भार हो गया, उसके हिसाब से यहाँ पर निकाला जाता है। चलिएगा सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। सृजनात्मक का मुख्य लक्षण क्या है? सृजनात्मक ग्रेविटी का मुख्य लक्षण क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। सृजनात्मक का जो मुख्य लक्षण होगा यहाँ पर साथियों, होगा मौलिकता, होगा लचीलापन, होगा विस्तार, होगा, अर्थात ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सभी होगा। सृजनात्मक का मुख्य लक्षण क्या है? मौलिकता है, लचीलापन है, विस्तार है, ये सभी है, आप याद रखोगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आपका आने वाला अगला सवाल देखना, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है साथियों? आपके पेपर में सवाल डालेगा। आप याद रखोगे, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है समान व विशेष बच्चों को एक साथ पढ़ाना। मतलब जो समान बच्चा है उसको, जो ज्यादा पढ़ने में तेज है उसको भी एक साथ ही पढ़ाना, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है, सीखने में पठार का क्या अर्थ है? सीखने में पठार का क्या अर्थ है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, सीखने में उन्नति न होना। पठार का मतलब होता है सीखने में उन्नति न होना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी होगा, अर्थात ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। सीखने का अधिगम स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? सीखने का अधिगम स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? बिल्कुल आप सही करोगे, थार्नाडाइक ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलना आपका आने वाला अगला सवाल है, कौन सा अधिगम एक प्रकार का नहीं है? कौन सा अधिगम एक प्रकार नहीं है बताओगे? कौन सा अधिगम
सम एक प्रकार नहीं है साथियों, याद रखोगे रटना, अनुकरण करना हो जाएगा सूझ हो जाएगा, रटना नहीं होगा, संगान रटना हो जाएगा, संगान नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपका 24 नंबर सवाल है, किशोरावस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा था? आपके पेपर में सवाल बनेगा कि जो भी किशोरावस्था होता है 8 से लेकर इसको उम्र हम लोग कह सकते हैं 16 साल तक, इसको तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा था साथियों? आप याद रखोगे स्टैनली स्टैनली हॉल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। चलिए शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा? आपके पेपर में सवाल बनेगा, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। शिक्षक तो रहेगा तो सिर्फ पढ़ाई नहीं हो सकता है, छात्र, इससे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा छात्र। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का कौन सा चक्र है? अभिप्रेरणा का कौन सा चक्र है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे साथियों। आवश्यकता चालक प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसने कहा? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ऐसा किसने कहा था? तो आप याद रखोगे गेट्स ने कहा था। किसने कहा था? गेट्स ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। चलना आपका आने वाला अगला सवाल है, नृत्य संक्रियात्मक अवस्था कब तक होती है बताओगे? अभी हम आपको ऊपर ये वाला सवाल करवाए थे ना, तो ये होता है 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष याद रखो, मृत वाला 7 से 11 वाला होता है। ठीक है साथियों, चलो 29 नंबर आपका सवाल है जो पेपर में डालेगा, अनुवांशिकता का इकाई क्या है? अनुवांशिकता का इकाई क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, जीन। अनुवांशिकता का इकाई क्या है? जीन है, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। चलना आपका आने वाला अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है साथियों? बताओगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है साथियों? बालक। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका सीडीपी का प्रश्न समाप्त हुआ। अब आइए हिंदी के प्रश्न की ओर। हिंदी के हम लोग भी 30 प्रश्न करेंगे और इसमें कोशिश कीजिए, क्योंकि हिंदी तो आपने पढ़ाई किया है, तो हिंदी में आपका कम से कम 30 में से 15 स्कोर होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। चलना जवाब देते चलोगे मेरे भाई, यहाँ पर सारे प्रश्न आपका आ रहा है। चलिएगा, य का उच्चारण स्थान बताओगे। य का उच्चारण स्थान सबसे पहले तो क का बताइए, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, याद रखना। या का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या होगा बताओगे? या का उच्चारण स्थान यहाँ पर मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। क कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। च कहाँ से बोलेंगे? तालु से। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक दो सवाल आपके पेपर में फिक्स है। चलो, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताओगे? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनु प्लस में एसन। अनु प्लस में क्या हो जाएगा? एसन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल आएगा। अनु प्लस में एसन, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनु प्लस में एसन, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजन की बात करें, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? आप सभी को पता है साथियों, 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति आपको पता है, यह एक प्रकार का अभिभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी, यथाशक्ति कौन सा समास है? अभिभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? अभिभाव समास है, आप याद रखना। ठीक है, चलो 35 नंबर सवाल आपका है साथियों, आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताओगे? कौन सा नहीं है? आकाश को व्योम बोल सकते हैं, गगन बोल सकते हैं, अंबर बोल सकते हैं, रसाल नहीं बोल सकते। रसाल शायद आम को बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे भी सवाल आपके पेपर में बनते हैं, तो आप बिल्कुल एक एक प्रश्न को अच्छे से कवर करते जाओगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है 36 नंबर सवाल देखोगे, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो पहले कभी न हुआ हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे साथियों? बिल्कुल बताओगे, उसे हम लोग बोलेंगे अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी, जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। ऑप्शन नंबर ए वाला देखिएगा, कवित्री, ए वाला बिल्कुल सही लिखा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा,
सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है मेरे भाई, बताओगे? सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, देखोगे आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल आप सही करोगे, अप्रिय लगना। आंख का किरकिरी होना यानी किसी को आप अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, चलो आपका आने वाला 40 नंबर का सवाल देखना, हिंदी भाषा शिक्षण का विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण का विधि क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। ये हो जाएगा अनुकरण विधि, हो जाएगा आगमन निगमन विधि, हो जाएगा भाषा प्रयोगशाला, हो जाएगा उपयुक्त सभी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करना। चलिएगा आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सत्य प्लस में जन का संधि, संधि क्या होगा? सत्य प्लस में जन का संधि क्या होगा साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, सत्य प्लस में जन, तो मिलके क्या बन जाएगा? सज्जन। ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल यहाँ पर सवाल अभी चल रहा है, आप लोग जवाब देते चलोगे। सज्जन का संधि भी है सत्य प्लस में जन। चलिए, राम आम खाता, इसमें कौन सा वाच्य है? आपके पेपर में सवाल डलेगा, राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। बिल्कुल आप क्या सही करोगे साथियों? आपके पेपर में सवाल डलेगा तो आप सही करोगे कृत्यवाच्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। चलोगे आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में देखने को मिलेगा। पवन शब्द में कौन सा संधि है? पवन शब्द में कौन सा संधि है साथियों? बिल्कुल आप सही बताओगे। ठीक है, पवन शब्द में कौन सा संधि हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अयादि संधि। पवन कौन सा संधि हो जाएगा? अयादि संधि। ठीक है, चलो वीर शब्द का, वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा साथियों? आप याद रखोगे, वीरता भी होगा, वीरत भी होगा, अर्थात ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। चलिएगा, जो 45 नंबर आपका सवाल है, अंबर अंबर का सही अर्थ युग्म क्या है? अंबर अंबर का सही अर्थ युग्म क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। एक अंबर का अर्थ होगा आकाश, और एक अंबर का मतलब क्या होगा? वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। चलना आपका आने वाला अगला सवाल है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? भाषा सीखने का सही क्रम आपके हिसाब से कौन सा होगा, बताओगे? भाषा सीखने का सही क्रम होगा, सबसे पहले किसी बात को सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये एक भाषा सीखने का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, चलो, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? आपके पेपर में सवाल आएगा, आप बिल्कुल सही करोगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? बताओगे? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम लोग कहेंगे अलंकार कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है साथियों, चलो, हिंदी का आदि जननी क्या है? हिंदी का आदि जननी क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, संस्कृत। हिंदी का आदि जननी क्या है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? बताओगे? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 16। कितनी मात्राएं होती है? 16। ऑप्शन नंबर सी, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या? उत्त प्लस में चारण हलंत के साथ, उत्त प्लस में चारण। ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहाँ पर कभी कभी हलंत नहीं लगा रहेगा, तो अगर हलंत नहीं लगल है तो नहीं होगा। उत्त प्लस में चारण, हलंत जिसमें लगा रहेगा वही वाला उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा साथियों। ठीक है, चले, हिंदी में मुक्तक बताओगे? आपके पेपर में सवाल डालेगा, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? आप बताओगे? 52 होती है। कितनी होती है? 52, 52 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। अगेय का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अगेय का विपरीतार्थक शब्द क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। अगेय का विपरीतार्थक शब्द होगा साथियों विगा होगा, विगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना। चलना 53 नंबर आपका सवाल है, कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है साथियों?
साथियों बताओगे? तद्भव कहने का मतलब बिगड़ा हुआ रूप। अग्नि आपका तत्सम होगा, पुष्प आपका तत्सम, शलाका आपका तत्सम, आग यहाँ पर क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, चलो। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, बच्चों की सृजनात्मक का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल डलेगा। 56 नंबर आपका सवाल है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? बताओगे? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो अधि प्लस में अच ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग की बात करेंगे तो अधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल यहाँ पर सही करोगे। 57 नंबर सवाल है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द है। यहाँ पर रेखांकित तो नहीं किया है, बुढ़ापा के नीचे रेखांकित होना चाहिए था। ठीक है, तो बुढ़ापा यहाँ पर क्या होगा? जातिवाचक तो होगा नहीं, व्यक्तिवाचक होगा नहीं, ये भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापा यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। चलिएगा, तरनी का पर्यायवाची शब्द है। तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है साथियों? आपके पेपर में सवाल डलेगा। बिल्कुल आप सही करोगे, तरनी का मतलब होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, 59 नंबर सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आपके पेपर में सवाल डालेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, हिंदी दिवस जो मनाया जाएगा साथियों, वो मनाया जाएगा 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करना। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल सही करोगे, 4 प्रकार। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। अब आते हैं हम लोग ईवीएस में, यानी पर्यावरण से संबंधित सारे प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहला सवाल जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ठीक है साथियों, चलो। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, बिल्कुल आप सही करोगे, सिडनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ पर सिडनी में नहीं होगा, ये हो जाएगा एम्स अम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स अम्स्टर्डम में है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखोगे। ठीक है, चलना। आपका आने वाला अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है साथियों? बताओगे? बताओगे, बिल्कुल आप सही होगा साथियों, यहाँ पर आपके पेपर में सवाल बनेगा। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा समुद्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, याद रखना। चलना, गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो गंगा नदी निकलता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखोगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? आपके पेपर में सवाल डालेगा कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1973 में। कब शुरू किया गया था साथियों? 1973 में, आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, कब शुरू किया गया था? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई क्या है? डॉप्सन। ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पेपर में सवाल डलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में हो जाएगा? आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन नंबर ए, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है साथियों, चलो। 70 नंबर आपका सवाल देखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करना। चलिएगा, 71 नंबर सवाल है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए।
बहत्तर नंबर आपका सवाल है साथियों, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस अवशोषित होता है, यानी कौन सा गैस को खींचा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता कौन सा गैस है, ऑक्सीजन। आप याद रखना, ये सब सवाल आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा, आप सभी को पता है, यकृत, जिसको लिवर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है साथियों, आप याद रखोगे। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, आप याद रखेंगे मेरे भाई, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उष्मीय उष्मीय वाला ना, हाँ, सौर में उष्मा आएगा, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिएगा, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप याद रखोगे। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, क्या कहते हैं, किण्वन। ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, 16 नंबर आपका सवाल है, गोल घर कहाँ स्थित है, बिल्कुल सिंपल सवाल। चलिएगा, 77 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बताओगे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऑप्शन नंबर बी लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखोगे। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। 79 नंबर आपका सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, तो जापान को, ठीक है, जापान का सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, आप याद रखना। 80 नंबर आपका सवाल है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, बताओगे। अभी फिलहाल हिसाब से आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ईवीएस का भी सवाल करवा दिए, इस वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैथ का भी सवाल करवा देते, ठीक है। बाकी जो भी सवाल बचा है अगले वीडियो में उसको कवर करने का कोशिश करेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।